पिछले 3 सालों में यस बैंक ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं और इन्हीं नेगेटिव रिटर्न्स की वजह से यस बैंक चला गया है वेल्थ डिस्ट्रॉयर की कैटेगरी में। लेकिन यस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि जब कभी भी यस बैंक के शेयर्स और नीचे जाते हैं तो ये लोग और परचेज करते हैं ताकि इनका एवरेज कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ परचेज जो है वो कम हो सके। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यस बैंक ने एक दिन में 0.70% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। इसके अलावा अगर मैं एक हफ्ते की बात करूँ तो एक हफ्ते में -0.40% का नेगेटिव रिटर्न है। सिमिलरली एक महीने में -3%, एक साल में -10% तक का नेगेटिव रिटर्न मिला है। और इसी ग्राफ को अगर हम लोग 5 ईयर्स तक कंटिन्यू करते हैं तो ये नेगेटिव रिटर्न होता है 94% का। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने वालों के लिए सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आप लोगों ने 2005 के पहले से इन्वेस्टमेंट्स किया है तो इस शेयर ने आपको दिए होंगे 7% के आसपास के रिटर्न, 7% के पॉजिटिव रिटर्न्स। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि यस बैंक के डाउनफॉल के पीछे का रीजन क्या है, इसके शेयर प्राइसेस इतने कैसे गिर गए। इसके अलावा वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि यस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करना इस समय सही होगा या नहीं। अगर आपने यस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स किया है या यस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबसे पहले मैं आपको यस बैंक के बिजनेस मॉडल के बारे में बता देता हूं कि यस बैंक के सबसे ज्यादा रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है। यस बैंक एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छे रिटर्न दिए थे 2005 से लेकर 2018 तक। लेकिन 2018 से लेकर 2021 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इसके इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा लॉसेस हुए हैं। बेसिकली यस बैंक भी अपना बिजनेस जो है वो बाकी बैंक की तरह ऑपरेट करती है। तो यहाँ पर यस बैंक का काम भी है लोगों से डिपॉजिट लेना और लोन ग्रांट करना। 2018 तक तो यस बैंक का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स को लोन ग्रांट कर चुका था और यहाँ से बहुत सारा रेवेन्यू भी जनरेट होता था और अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिल जाता था लोन्स के ऊपर। लेकिन 2018 के बाद बिजनेस में कुछ ज्यादा ही ग्लिच होने लगे। इसके अलावा 2020 में कोरोना वायरस पैंडेमिक आने के बाद यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया। जिन कंपनीज को बैंक ने लोन दिया था वो कंपनीज बैंकरप्ट हो गई या उनके बिजनेस ऑपरेशंस पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। इसी का इफेक्ट पड़ा यस बैंक के बिजनेस पर और यस बैंक के एनपीएस जो है वो बढ़ते गए और इसी के चलते यस बैंक पर आरबीआई ने काफी सारे रेगुलेशंस इंपोज कर दिए और काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए। इसी का इम्पैक्ट पड़ा यस बैंक के कस्टमर्स पर और इस चीज की वजह से यस बैंक के शेयर्स में भी काफी ज्यादा डाउनफॉल आया। एक टाइम था जब यस बैंक के शेयर्स 384 के आसपास थे और अब अगर रिसेंट डेज की बात करूं तो ये 13 रुपीज के आसपास है। होप करता हूं कि आपको यस बैंक के डाउनफॉल के पीछे का रीजन समझ में आ गया होगा। लेकिन यस बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करना वर्थ होगा या नहीं होगा, ये जानने से पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल को चेक कर लेते हैं, कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को चेक कर लेते हैं ताकि हम लोगों को क्लियर आइडिया लग सके कि क्या हो रहा है कंपनी में। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज है प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू 2018 से लेकर 2020 तक इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर मैं करंट ईयर की बात करूँ 2021 में कंपनी का रेवेन्यू जो है 3 साल के मुकाबले काफी ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और रेवेन्यू का इंपैक्ट पड़ा है इसके इनकम पर। 2018 में इसकी टोटल इनकम थी 4000 करोड़ के आसपास, लेकिन 2019 में इसकी इनकम हो चुकी थी 1700 करोड़ के आसपास और 2019 में ये इनकम कन्वर्ट हो चुकी थी नेगेटिव में। यहाँ पर कंपनी को टोटल लॉस हुआ था -16,000 करोड़ का। लेकिन यहाँ पर एक गुड न्यूज ये भी है कि 2020 में इसका लॉस जो है वो काफी ज्यादा कम हो गया है और 3400 करोड़ का लॉस बचा है। इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं इस कंपनी का ईपीएस और डीपीएस। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। ईपीएस और डीपीएस का ट्रेंड भी इसके इनकम के ट्रेंड की तरह ही कम होते जा रहा है। और इसके अलावा मैं डीपीएस की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी ने 2018 और 2019 में डीपीएस पे किया था, लेकिन 2020 और 2021 में इस कंपनी ने 1 रुपया भी पे नहीं किया डिविडेंड में। अब हम चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर। जैसे कि आप कंपनी के बैलेंस शीट में देख रहे हैं, यहाँ पर करंट असेट्स में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है। इसके अलावा अगर कंपनी के नॉन करंट असेट्स को देखा जाए तो नॉन करंट असेट्स में भी काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन है। बट इस बैलेंस शीट की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी की जो लाइबिलिटीज है, जो करंट लाइबिलिटीज है, वो कम होते जा रही है। और किसी भी कंपनी की अगर लाइबिलिटीज होती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी जो है बिजनेस में अच्छा कर रही है, कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट हो सकते हैं और अगर कंपनी को फ्यूचर में प्रॉफिट होते हैं तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली होगी। और इसके अलावा यहाँ पर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी का नेट कैश फ्लो, वर्किंग कैपिटल और एक्सपेंडिचर तीनों पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। इसके अलावा कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फ्री कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास एक एडिशनल पैसा कितना होता है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अब हम कंपनी के परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं इसके पीयर्स के साथ में। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। कंपनी की वैल्यूएशन जो है इसके अदर पार्टिसिपेंट, जो अदर कंपनीज है, उसके मुकाबले काफी कम है और यहाँ पर यस बैंक की वैल्यूएशन कम होना ऑब्वियस बात है क्योंकि कंपनीज के एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं। कंपनीज ने
जिस किसी को भी लोन दिया था वो डिफॉल्ट कर चुके हैं। यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि कितने लोग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं। अगर इस कंपनी के शेयर्स की वोलेटिलिटी देखी जाए तो ये वोलेटिलिटी जो है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि मैंने आपको रिसेंटली बताया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं अपने लॉस को कवर करने के लिए। और अगर आप भी यहाँ पर ऐसा ही कर रहे हैं, अपने येस बैंक के शेयर्स में लॉसेस को कवर करने के लिए और शेयर्स परचेज करते जा रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। जिस कंपनी के शेयर्स ज्यादातर प्रमोटर्स होल्ड करते हैं वहां पर ऐसे डाउनफॉल्स नहीं आते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रमोटर्स के पास 0% शेयर है येस बैंक का, और म्यूचुअल फंड ने इसका 0.5% होल्ड किया है। और अगर मैं इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूं तो इंश्योरेंस कंपनी के पास भी 1.10% की स्टेक होल्डिंग है। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास इसके 7% के आसपास के शेयर्स। होल्डिंग की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के 46% के शेयर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके पास कंपनी के 44% तक के शेयर्स हैं। यहाँ पर इस होल्डिंग के पैटर्न को देखकर ये तो क्लियर हो जाता है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास 0% होल्डिंग है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है येस बैंक के शेयर्स में इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन आने का, इतने ज्यादा एनपीएस क्रिएट होने का। अगर मैं रीसेंट डेज की बात करूं तो ये प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है रीसेंट डेज में 0% पर आई है। मतलब यहाँ पर प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेचते जा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने वालों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि येस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए या येस बैंक में जो भी इन्वेस्टमेंट्स किया है उस इन्वेस्टमेंट्स को सेल करना चाहिए। इसके बारे में जानने से पहले हम लोग इनसाइट्स को देख लेते हैं, मार्केट की इनसाइट्स क्या कहती हैं। किसी भी कंपनी के शेयर्स का एनालिसिस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू। अगर मैं येस बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर येस बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू काफी कम है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि कंपनी की वैल्यू और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू कितनी है। अगर किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी का शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है, और इसके अपोजिट होता है तो कंपनी का शेयर जो होता है वो अंडर वैल्यूड होता है। अब यहाँ पर इस कंपनी के शेयर्स के रिटर्न को कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड के साथ और एफडी के साथ। इतना तो यहाँ पर कोई भी पता लगा सकता है कि एफडी और म्यूचुअल फंड से काफी ज्यादा कम रिटर्न दिए हैं और नेगेटिव रिटर्न दिए हैं इस कंपनी के शेयर ने। इसके अलावा अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको रिसेंट एनालिसिस में बताया है कि इस कंपनी ने बिल्कुल भी डिविडेंड पे नहीं किया है। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन ये निकल कर आता है कि अगर आप येस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो ये सही टाइम नहीं है येस बैंक में इन्वेस्टमेंट्स करने का, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं और यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग भी 0% है। तो जब कभी भी किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% पर आती है तो यहाँ पर आपको 10 बार सोचना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। अगर फिर भी आप इस शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस शेयर की ग्रोथ हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को 10 या 12 साल तक होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं करेगा या कंपनी अपने प्रॉफिट्स को रिकवर नहीं करेगी, लेकिन जिस तरीके से कंपनी रिकवर कर रही है यहाँ पर इसको काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो अगर आपके पास इतना पेशेंस है कि आप वेट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। नहीं तो आप किसी और कंपनी के शेयर्स में या किसी और मल्टीबैगर में इन्वेस्टमेंट्स करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं रेदर देन इन्वेस्टिंग इन येस बैंक। इसके अलावा कंपनी ने अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करने के लिए बहुत सारे बिजनेस पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर कंपनी फंडा ये कर रही है कि अगर आप हमारे पैसे नहीं दे सकते हो तो अपने बिजनेस में शेयर्स दो या अपना बिजनेस जो है वो हमें दे दो। येस बैंक ने अपने पैसे को रिकवर करने के लिए काफी सही स्ट्रेटेजी का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज की इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको ये तो समझ में आया होगा कि येस बैंक में आखिर इन्वेस्टमेंट्स करना है या नहीं करना है। इसके अलावा येस बैंक के बारे में आपको काफी कुछ चीजें पता चली हैं। तो आज की वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है, आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।